नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही तोड़ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तड़के सुबह में ये खबर आई कि पाकिस्तान से एक विमान तुर्किया गया और तुर्किया से एक विमान पूरे हथगोले, बारूद, आर्म्स के साथ पाकिस्तान में आए। अब इससे 2 बातें तो क्लियर हो जाती है कि आखिर में पाकिस्तान को तुर्की से हथियार मंगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? या तो पाकिस्तान के पास हथियार, गोला बारूद की कमी है, या पाकिस्तान डरा हुआ उसको लगता है कि भारत आज नहीं तो कल किसी भी तरीके के युद्ध में इंगेज हो सकता है। उससे बचने के लिए उसने पहले से अपनी तैयारी की और किसी भी तरीके से इंडिया को कुछ समय तक झेल पाने के लिए तुर्की की मदद ले रहा है। और भी बहुत सारे कंट्रीज है जिससे उसने मदद मांगी है, जिसमें चाइना भी अब खुल के सामने आने लगा है और चाइना ने भी बोला है कि मुझे सबूत दिया। ये तो हमारी विपक्ष वाले साइड की बात होगी, ऐसे देश की बात होगी जिसने हमारे देश में टेररिज्म को प्रमोट किया। हम ऐसे देश की बात कर रहे हैं जिसने हमारे देश में अपने लोगों को अपने टेररिस्टों को भेज के उनकी हत्या कराई। बट हमारे देश में क्या हो रहा है? क्या हम सब सच में एक हैं? अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर बयान अगर किसी ने दिया है टेररिज्म के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो ओवैसी है। ओवैसी ने जितने कैटेगोरिकली और कितना क्लियर होके बोला है पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे लगता है कि वो सारे देश के नेताओं को सीखना चाहिए। आपने देखा कि कैसे रॉबर्ट वाड्रा साहब ने स्टेटमेंट दिया, चिदम्बरम साहब ने स्टेटमेंट दिया, आपका सीतारामैया साहब ने स्टेटमेंट दिया, और भी बहुत सारे साउथ के नेता स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान के लिए एक लिक्विड का काम करता है, एक ईंधन का काम करता है। अगर देखा जाए तो शशि थरूर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट ऑल द आईबी रिपोर्ट्स बिफोर द टेररिस्ट अटैक। और राहुल गांधी ने भी बोला था मुंबई अटैक के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये पॉसिबल नहीं है कि सारे टेररिस्ट अटैक के पहले हमारे पास करेक्ट आईबी इनपुट हो या इंटेलिजेंस का इनपुट हो। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ सत्यप्रकाश जी हैं, हाईकोर्ट के लॉयर हैं और एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ पद्मा जी हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता। हमारे साथ तुलसीदास भाटिया जी हैं जो आज आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा को प्रस्तुत करेंगे। आज बीजेपी के प्रवक्ता आने वाली थी बट सडनली उनके यहाँ कुछ हो गया तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई हैं, तो उनके लिए मेरे दिल में सहानुभूति है। अश्विनी जी हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पद्मा जी, जहां पाकिस्तान अब युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है, उसको लग रहा है कि भारत अटैक करेगा। अगर ये डर नहीं होता तो कोई भी कंट्री किसी और देश से हथियार क्यों मांगेगा? ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। एक खेप आ चुका है, दूसरे खेप के लिए पाकिस्तान के जहाज वहां पे पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे हम भारत में हिंदू मुस्लिम टेररिस्ट नहीं थे पाकिस्तान के, कहाँ के थे। भाजपा ने मरवा दिया बिहार में इलेक्शन जीतने के लिए। हम ये कर रहे हैं कि कहाँ तक ये वैलिड है, कहाँ तक आप इसको सपोर्ट कर सकती हैं और कहाँ तक देश की जनता इसको डाइजेस्ट कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सत्ता पक्ष के तरफ से जो पहले नैरेटिव जो स्टार्ट किया गया था, आज 8 दिन हो गए हैं हिंदू मुस्लिम करते करते कश्मीरियों को चुन चुन के उन्हें परेशान किया जा रहा है। उस पे एक नैरेटिव, उस पे एक क्या बोलते हैं, एक गैग ऑर्डर भी नहीं पास कर पाई है सत्ता पक्ष। तो ये बात आप मानते हो कि नहीं, सत्ता पक्ष ने ये नहीं कहा है कि इन सब बातों को बंद किया जाए। ये क्या कर रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों, नीरज चोपड़ा, इन जैसे लोगों पे एफआईआर कर रहे हैं, इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इनको लगता है कि अभी भी मतलब हम वेट करेंगे। आज तक 8 दिन में एक भी एक स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग, भले ही वो एमएई से हो, भले ही वो होम मिनिस्ट्री से हो, भले ही वो पीएमओ से हो, कहीं से भी अभी तक देश को संबोधित करते हुए कोई भी एक नैरेटिव नहीं है, कोई भी एक प्रेस ब्रीफिंग नहीं आई है। भले हम मानते हैं कि उन्होंने मधुबनी से कहा, उन्होंने अपने मन की बात में कहा, ये बात अलग है, लेकिन
कश्मीर में जो हालात हैं, वहां पे आधा स्टेट है जहाँ के सीएम के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि एक कांस्टेबल को इधर से उधर बदल सके। पूरा जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, सब इन सारे जो एजेंसीज हैं सब होम मिनिस्टर के अंदर और एलजी के अंदर आती हैं। लेकिन उनकी तरफ से एक वाक्य नहीं आया कि हम उनसे माफी मांगते हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया, जिनके घरों में घर क्षति हुई है। एक भी उनकी तरफ से नैरेटिव नहीं आया। हालांकि आज उमर अब्दुल्ला ने एक बहुत ही स्पेशल असेंबली सेशन बुला के उन्होंने ये माफी मांगी है। ये बात जो है, ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है। देखिए, आप हमेशा कहते थे लोग कि भाई कश्मीर हमारे साथ नहीं है, वो अब्दुल्ला जो है वो उनकी बात अलग रहती है, हमसे मिलना नहीं चाहते। जब वो खड़े हैं साथ में, आपको कौन रोक रहा है? ये पहली बार ऐसा सिचुएशन है जहां पे कि एक दो न्यूक्लियर स्टेट जो है, जैसे कि पाकिस्तान और ये इंडिया, दुनिया में केवल 8 ही स्टेट्स हैं जिन्होंने डिक्लेयर कर रखी है कि उनके पास न्यूक्लियर पावर है। जैसे अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, और एशिया में जो है चाइना है, पाकिस्तान है और इंडिया है। लेकिन हम जो है, इंडिया का जो एक पॉलिसी है, हम पहले अटैक नहीं करेंगे, ये हमारा पॉलिसी है, ये पाकिस्तान को मालूम है। इसलिए हर बार वो कहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर को जो वेपन्स है, इंडिया की तरफ मुख खड़े हुए। हमें पता है उनकी जो ताकत का अंदाजा है। दुनिया के जो आर्मी की सबसे ताकतवर आर्मी में 4th नंबर पे है इंडिया की आर्मी, और पाकिस्तान की आर्मी 12वें नंबर पे है। ये सबको पता है, इसकी कोई दो राय नहीं। उनके जो वॉरहेड्स हैं, जिनका जो रेंज है 70 किलोमीटर है, हमारा जो रेंज है 8000 किलोमीटर का हमारा रेंज है, जो आईसीबीएम है, जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो हमने इंडिजिनियसली डिजाइन किए हैं, हमारे अपने हैं, हमने किसी से नहीं लिए हैं। और आज की डेट में पहली बार ऐसा विश्व युद्ध 2 के बाद में दो न्यूक्लियर स्टेट्स आमने सामने है। इसलिए ये पाकिस्तान हर बार जो है न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है, क्योंकि इनको पता है कि इंटरनेशनल प्रेशर आएगा और न्यूक्लियर पावर को यूज नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे छुटपुट गोलाबारी करने के लिए जो मतलब डर है ना, उनका जो डर है, उनको पता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ये अलाउ नहीं करती है कि वो युद्ध करे। उनकी जो मिलिट्री सिचुएशन है वो अलाउ नहीं करती है कि वो युद्ध में जाए। उनकी ये पॉलिटिकल सिचुएशन अलाउ नहीं करती है कि वो युद्ध में जाए, और इंटरनेशनल सिचुएशन बिल्कुल अलाउ नहीं करती है कि वो युद्ध में जाए। इसलिए ये जो मतलब पटाखे फोड़ रहे हैं शोर करने के लिए, ये शोर करने के लिए तुर्की से मंगा रहे हैं, कहीं से मंगवा रहे हैं, जो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें एक कड़ा संदेश देना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि हर बार हमने ये चूक की है। पुलवामा होने के बाद में भी उन्होंने न्यूक्लियर वॉर का धमकी दिया था। उसके बाद में भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है। आज की डेट में उनका जब आर्मी चीफ है, मिसिंग इन एक्शन है, वो कहाँ है उनको पता नहीं। ये न्यूज पब्लिक डोमेन पे है। तो आज हम ये बताइए कि इनको डर लग रहा है, या ये अपने लोगों को मतलब अपने जो कुछ भी जुगाड़ कर रहे हैं कि इधर का ईटा, इधर का मट्टी, इधर का बालू सब जमा कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये करना चाह रहे हैं। तो इस बीच में अगर हम एक्शन लेना चाहते हैं तो हम एक्शन ले। राजनाथ सिंह का बेटा जो कह रहा है वो भी बात कीजिए। आप हमेशा कांग्रेस को ही क्यों घेरते हो? क्यों? कांग्रेस ने खड़े होकर कहा है कि हम आपको देख लीजिए ना, हम क्यों बताएं? कांग्रेस को ही घेरना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हम सर्वसम्मति से हम यहाँ पे सत्ता पक्ष के गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है हम उसके साथ में है। आप हमेशा कांग्रेस की बातें ही करते हो। वहां पे जो हो रहा है वो आज तक हिंदू मुस्लिम नहीं रोका गया। क्यों? कश्मीरी बच्चों को हॉस्टलों में से उठा उठा के पीटा जा रहा, क्यों? इसकी बात नहीं होगी क्या? वो हमारे नहीं लगते कुछ? ठीक है पद्मा जी, मैं फिर आता हूँ आपके पास। सत्य प्रकाश जी, जैसा कि पद्मा जी ने कहा, एक तो कांग्रेस का जो ऑफिशियल बयान है उसके बजाय कांग्रेस के कोई भी नेता कोई भी बयान दे रहा है उसको लेके हिंदू मुस्लिम करना, और जिसके बेसिस पे पाकिस्तान के मीडिया को भी मौका मिल जाना, और दूसरा जिस तरीके से पाकिस्तान दूसरे कंट्री से हथियार मांग रहा है, सपोर्ट मांग रहा है, चाइना से सपोर्ट मांग रहा है, तुर्की ने तो ऑलरेडी हथियार भेजना शुरू कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि क्या इस बार एक निर्णायक लड़ाई होगी? और एक और बात है कि पाकिस्तान के जितने भी पूर्व जनरल हैं और जितने भी आर्मी के सीनियर ऑफिसर हैं, जो रिटायर्ड हैं या अभी भी हैं, उन सब ने अपने परिवार के लोगों को पाकिस्तान से बाहर विस्थापित कर दिया है। रोहित जी, जहां तक बात रही तुर्की द्वारा हथियार देने की, तो तुर्की ने अभी
प्रेस में बयान जारी करके ये बात से इनकार किया है कि उसने पाकिस्तान को कोई हथियार भेजे हैं। और दूसरी बात है कि जो पाकिस्तान के जनरल है, जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, वहाँ की अगर मीडिया की बात करें और वहाँ की जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो खबरें आ रही है, उसके अनुसार अगर आप एनालिसिस करेंगे तो दो चीज़ें समझ में आती है कि कहीं ना कहीं वहाँ आर्मी के प्रति लोगों में गुस्सा है। और जो जिस प्रकार से बलूचिस्तान और उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पे और जो पंजाब प्रांत में है, वहाँ पे भी आर्मी के खिलाफ कुछ ना कुछ जो है विद्रोह होने की संभावना है। और पीटीआई के जो नेता है, जो इमरान खान की पार्टी है, उसके नेता भी अब खुल के बोल रहे हैं कि जो वर्तमान वहाँ पे शहबाज शरीफ की सरकार है और आर्मी, ये पाकिस्तान को एक बड़े मुश्किल में डाल चुके हैं और आने वाले समय में भारत 100% अटैक करेगा और ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगी। ये पाकिस्तान के ही नेता और वहाँ की पब्लिक बोल रही है। और जहां तक बात रही कि भारत में जो बयानबाजी हो रही है, तो पहली बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत पॉजिटिव इस बार जो है एक संकेत दिए हैं। और अभी पद्मा जी भी जिस प्रकार से बात कर रही थी कि बहुत पॉजिटिवली इन्होंने जो है सरकार को साथ देने की बात की है। आपने असाउद्दीन ओवैसी की बात की, तो जितना एग्रेसिव और एक फ्रंट लाइन पे ओवैसी ने जो बयानबाजी की है, ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी के लीडर है और बीजेपी बैकफुट पे है। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के नेता उतने एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं जितने कांग्रेस के नेता और बाकी दलों के नेता दिख रहे हैं कि नहीं, आप जो है एग्रेसिव अटैक करो, आप आर्मी को जो है आगे भेजो और एयरफोर्स। तो बीजेपी कहीं ना कहीं कटघरे में है। कटघरे में इसलिए है कि जब आप सत्ता से बाहर थे, आप बातें जो कर रहे थे, अभी तक इस बार जनता भी ये देखना चाहती है कि आप क्या करते हैं। बिल्कुल, यही मैं बोलने जा रहा था। मतलब आप केवल कि मोदी जी जो बार बार भाषण देते हैं ना, 56 इंच का सीना, और मनमोहन सिंह के समय बोलते थे तो अब विपक्ष बोल रहा है कि ठीक है करो, हम तुम्हारे साथ करके दिखाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार ये नहीं कह सकती है कि उसको विपक्ष ने कोई सपोर्ट नहीं किया या विपक्ष ने कोई नेगेटिव नैरेटिव चला के किसी को जो है डेमोरलाइज किया या आर्मी के अगेंस्ट। जैसे पहले कैंपेनिंग होती थी कि कुछ लीडर कांग्रेस के खुल के जो है आर्मी का विरोध करते थे, डिप्लॉयमेंट का विरोध करते थे, कश्मीरी जो टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं उनको सपोर्ट करते थे। ऐसी कहीं से भी अभी तक तो बातें नहीं आई। एक दो छोटे मोटे नेता हैं, वो तो खैर उनका तो आप और हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, लेकिन जिस प्रकार की सपोर्ट मिलनी चाहिए थी सरकार को, चाहे विपक्ष हो, चाहे देश की जनता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक लेवल पे और मीडिया के लेवल पे हर चैनल से सरकार को सपोर्ट मिली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि देखिए, सरकार आपको बता के और सेना हमको बता के तो अटैक करने जाएगी नहीं, उनकी अपनी प्लानिंग होगी। लेकिन प्लानिंग इस बार जो है क्या एग्जीक्यूशन सरकार करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल ठीक है। तुलसीदास भाटिया जी, आप सबको नोट कर लीजिए। मैं चूंकि आज आप सत्ता पक्ष को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप सबसे लास्ट में आपसे जवाब लेंगे। तब तक अश्विनी जी क्या लग रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान डरा हुआ है, या पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि वो लड़ पाएगा इंडिया से? और दूसरी बात ये है कि जो जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी खुद ही दो भाग में बट गई है और पाकिस्तानी आवाम जो है पाकिस्तानी जनरल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया तू रिजाइन दे और बाहर निकल, तुमने पाकिस्तान को बड़ी दुविधा में डाल दिया है। क्या ये एक पॉजिटिव संकेत है भारत के लिए? एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए। मोहन जी, पाकिस्तान का जो आप बता रहे हैं स्टेटस, वो हकीकत में होने के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में वो इंगेज हैं और अफगानिस्तान से भी इंगेज हैं
इसके बाद वो टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया के बॉर्डर पर खुलकर कर रहे हैं और अपनी उनकी अर्थव्यवस्था भी काफी वीक है और पब्लिक का जो राय है अर्थव्यवस्था की वजह से वो पब्लिक भी परेशान है क्योंकि वहाँ महंगाई बहुत है। इसकी वजह से वहाँ की पब्लिक इस बार थोड़ा सा वो ये चाहती है कि युद्ध ना हो और आर्मी जो है अपने पे कंट्रोल करे, अपने करप्शन पे कंट्रोल करे और एक्चुअली उनका मोटिव जो है वो अब अपने हिसाब से नहीं चल पा रहा क्योंकि वहाँ जो धार्मिक कट्टरपंथी हैं वो भी एक्टिव हैं, वो भारत के अगेंस्ट अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं कट्टरपंथ का और आईएसआई की जो ये न्यू अपनी जमाई थी आतंकियों की वो अनकंट्रोल्ड है। तो ये सारी इस सारे माहौल में इंडिया की अब जिम्मेदारी बनती है कि जो अनकंट्रोल्ड सिस्टम है उनका आईएसआई से ग्रांटेड ये आतंकवादियों का इस सिस्टम को ध्वस्त करना कंपलसरी है और वहां की जनता उस पर बोल रही है कि जो आतंकवाद है जो ये सब इसका खात्मा होना चाहिए। हम इसमें अपनी राय नहीं रखते, अपना सहमति नहीं देते। तो ऐसी सिचुएशन में अब इंडिया के भारत की नेताओं की एकजुटता होनी चाहिए। पुलवामा और पहलगांव को अब अलग-अलग आंखों से देखना चाहिए। पहलगांव में साक्ष्य है, पुलवामा में आप साक्ष्य मांगते थे और पहलगांव में जो घटना हुई वो ऐसी घटना नहीं है। वहां पे प्लान बे में हैंडलर भी हैं। एक मूवमेंट के लिए बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो हैंडलर भी हैं, सब कुछ है। हैंडलर को एक्सपोज करने के लिए आर्मी के पास ये है कि अरेस्ट और सोर्सों से लेना पड़ता है। उसके लिए हमारे निर्दोष पकड़ लिए। एक स्टेटमेंट अभी जो उसमें था जिसको ये एनकाउंटर में मारा गया उसकी बीवी बोलती है कि अपने कर्तव्य करते हुए मारे गए, हमें इसमें अफसोस नहीं है। क्या वो खानदान ठीक है? उसको अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो वो उचित है। तो ऐसे ऐसे जो अपना विचार रखते और कश्मीर में है वो हैंडलर नहीं है। हैंडलर को पकड़ना बहुत जरूरी है, स्लीपर सेल को पकड़ना जरूरी है, तब जाके आप सक्सेस होंगे। और जो फ्रंट में आके लड़ता है वो तो बहुत कम लोग होते हैं। उसी क्रम में गवर्नमेंट जो है इस समय हैंडलर से लेके हर चीज को असेसमेंट कर रही है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है और आर्मी का मूवमेंट जो है 1 घंटे का नहीं होता। आप देखें रूस यूक्रेन की एक अटैक के लिए 3-4 दिन तक वो तैयारी करते हैं। तो यहाँ तो एक ऐसा अटैक होना जिसमें पाकिस्तान के लोगों को डैमेज ना हो और पाकिस्तान की अनकंट्रोल्ड आर्मी जो परमाणु बम की धमकी देती है वो कैसे उसको टैकल किया जाए कि वो उसको यूज न कर पाए, ये भी महत्वपूर्ण है इंडिया की आर्मी के लिए और सबका जवाब दीजिए। आपने सबका सुन लिया? यस, पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी दे रहा है और डर के उनके चीफ और उनके परिवार जो एक्स आर्मी के बड़े बड़े लोग उनके परिवार वहां से जा रहे हैं या भेज दे गए हैं। तो ये डर अच्छा है और डर के मारे हथियार इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी है कि इसका मतलब पाकिस्तान के पास हथियार है ही नहीं, ये और अच्छा है। तो हमें इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने जो करना है वो तो सरकार बताएगी नहीं, सरकार तो सीधा सीधा करेगी जैसा कि सरकार का नेचर है। मोदी जी ने क्या करना है कैसे करना है सब मीटिंगें होती दिखेंगी, लेकिन एक्शन क्या होगा ये कोई अंदाजा लगाए और लगाने से फायदा भी नहीं है। हाँ, इतना अंदाजा हमें अपने प्रधानमंत्री पे इतना भरोसा होना चाहिए, अपनी सरकार पे और अपने प्रधानमंत्री पे कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और आतंकवाद की, मैं तो बोलूंगा इस्लामिक आतंकवाद की कमर कैसे टूटे और आगे सर ना उठा सके, इसका वापस से रिपीट ना हो, इसका इंतजाम बहुत जरूरी है, वो किया जाएगा। लेकिन बयान जो है यूं तो पार्टियां दिख रही हैं कि सारी पार्टियों ने कह दिया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन पार्टी के अलग अलग नेता क्या कह रहे हैं भाई, अब उनकी भाषण सुनिए। मणिशंकर अय्यर, सैफुद्दीन सोच क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि मेरा हाथ नहीं है तो मान लो ना। ये सैफुद्दीन सोच का बयान है ये कि उनकी बात मान लो, वो कह रहे हैं तो फिर मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान कह रहा है कि जो भारत में कश्मीर है वो मेरा है तो मान लो ना उसकी बात। वो कह रहा है कि मैं तो गजवा हिंद के लिए सेना तैयार करते हैं वहां पे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह वो क्या है मान लो वो भी, और गजवा हिंद भी मान लो, भारत को इस्लामिक स्टेट भी घोषित कर दो। वो तो यही तो साजिश है पाकिस्तान की कि उन्होंने हंस के लिया पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान।
ये तो उनका नारा रहा आजादी के बाद से, तो मान लिया जाए ना सारी उनकी बात। तो ये कांग्रेस ही नेता, अब कांग्रेस क्या कीजिए, वो तो उनका पर्सनल बयान है। अरे भाई, आपके बड़े बड़े नेता, मणिशंकर जैसे नेता या बड़े बड़े नेता, रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा, क्या वो अच्छा बयान है? फिर उससे कहेंगे पल्ला झाड़ लेंगे। ये हमारा नहीं है जी, उनका है। अरे भाई, निजी बयान पे उनके मीटिंग करके कंट्रोल करो कि ऐसा बयान ना दे कोई, जनता में गलत मैसेज जाता है, ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ तो जाता ही है। ये तो इससे फिर बचना चाहिए ना। तो ऐसे खतरनाक बयान दे देना, वो किसको मजबूती कर रहे हैं? तो ऐसे बयान को तो कांग्रेस ये पाकिस्तान हाथों हाथ उठाता है ना। वो बोलेगा ना कि देखो भारत के नेता क्या कर रहे हैं। ये पॉइंट तो बनता है ना कि अगर आपके नेता अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं और कुछ से कुछ बयान देते हैं, पार्टी का लाइन कुछ है, अगर उनका बयान कुछ है, तो पार्टी को डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। मैं मान लिया ना कि उनका इंडिविजुअल बयान है, मैंने कभी उसको कंट्राडिक्ट में नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब पार्टी का एक बयान है और आपके कुछ नेताओं का अलग बयान है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वाड्रा जी ने तो माफी मांगी थी। अभी मुझे ये बताइए, चैनलों पे रोज मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के पैनलिस्ट बिठाए जा रहे हैं, इंडिया के पैनलिस्ट बिठाए जा रहे हैं, और युद्ध यहाँ पे चैनलों पे हो रहा है। उसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? ऑपोजिशन लेगी। जवाबदेही कौन देगा? राहुल गांधी देंगे। जेल किसकी होगी? इंदिरा गांधी की होगी। बट और चैनल पे इस्तीफा किसका होगा? नेहरू जी का होगा। आपके टाइम पे भी लड़ता रहा है और बीजेपी के भी टाइम नहीं पे नहीं, देखिए, अभी 2 दिन पहले ही इनको एक नैरेटिव, एक ऑर्डर दिया गया था कि आप ये सूत्रों के हवाले से ये खबरें ना चलाएं, तो भी चल रहा है यहाँ पे। वैसे तो अगर हम ट्विटर पे कुछ लिखें तो उनके खिलाफ एफआईआर होती है, तो चैनलों का आप चैनलों पे आप नकेल नहीं कर सकते, जिनको आप लाखों लाखों करोड़ों के, हजारों करोड़, 100 करोड़ के जो इश्तिहार देते हो, क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जो नैरेटिव हो रहा है, ये नैरेटिव हो रहा है। जब मनमोहन सिंह जी भरी बारिश में मुंबई में आके उन्होंने संदेश दिया था, ये बाहर निकल के गुजरात के सीएम ताज के सामने खड़े होके कहते हैं बड़ा निराशाजनक संदेश था। ये इनकी मंशा बताती है। अभी आप लोग खड़े होके फिर भी कांग्रेस को ही कहोगे भाई सत्ता में कौन है? भाई मुझे ये बताइए, एक बार बता दीजिए। आपको हर बार ये ढूंढने की जरूरत नहीं है। पुलवामा हुआ, उरी हुआ, नगरोटा हुआ, पहलगाम हुआ, फिर ये अमरनाथ यात्रियों पे हमले हुए, क्या एक्शन किया? क्यों 56 इंच का इंच जो निराशाजनक स्टेटमेंट दिया मनमोहन सिंह जी के बारे में बोलने वाला जो सीएम, जो आके जहां पे एक्शन हो रहा था उस टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा? वो आदमी जो आज सत्ता में तीसरी बार काबिज है, क्यों नहीं सवाल पूछे जाते? आप सवाल नहीं पूछोगे, आप हमेशा ये पूछेगा कि मणिशंकर अय्यर ने अभी कुछ बोला, नहीं बोला, तो मणिशंकर अय्यर की बात अभी क्यों आ रही है आपके? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास गलती है, आप जवाबदेही हैं, आप जवाब दें। आपके पास सवाल पूछने का अधिकार नहीं, आप सवाल पूछ नहीं सकते हो। अब नॉन क्वेश्चनेबल सिस्टम बन चुके हैं। अगर हम सवाल पूछे, अगर यूएपीए हम पे है, हम पे यूएपीए लगाओगे, हम पे ठीक है, ले लेते, जवाब ले लेते। आपको जवाब चाहिए, जवाब ले। तुलसी जी, इतना तो सही है कि जब अटैक होता था पहले या कुछ भी ऐसा होता था, तो मनमोहन सिंह प्रेस के सामने आते थे, रक्षा मंत्री को भी हटाया जाता था। यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार में जब भी जिस नेता पे भी करप्शन के चार्जेस लगे या किसी एजेंसी ने उसके ऊपर किसी तरीके के चार्जेस लगाए, तो उसको हटाया गया, उसने इस्तीफा दिया। मुझे बताइए, बीजेपी में तो ये कोई कल्चर ही नहीं है। बीजेपी में तो सब ढीठ बैठे हुए हैं। अच्छा, कौन, किसकी हिम्मत है? कांग्रेस में कांग्रेस के लोग मांग देते थे कि आपके ऊपर इल्जाम लगाए तो आप तब तक बाहर रहिए जब तक कि आपका सजा या आपको बाइज्जत बरी ना किया जाए। बीजेपी में एक आदमी बताते जिसकी हिम्मत हो जो बोल दे कि अमित शाह जी रिजाइन दे दीजिए। बिल्कुल ठीक है। रिजाइन देने के पीछे कोई सॉलिड रीजन भी होना चाहिए ना। क्यों रिजाइन दे दें? क्या गलत कर रहे हैं अमित शाह जी? और अमित शाह, अच्छा सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना, जवाब तो सुनिए मैडम। इंटेलिजेंस फेल हुआ है, वो जाके 8 तारीख को आते हैं, वहां से कहते हैं कि पूरा एकदम बंदोबस्त है, हमने टेररिज्म का कमर तोड़ दिया है। 8 तारीख को उन्होंने खुद अपने मुंह से बयान दिया है। 22 तारीख को ये होता है। आज उनकी वहां पे जो कश्मीर में जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम एलजी और होम मिनिस्टर के अंदर है, आप इस्तीफा कौन देगा? कौन देगा? नेहरू जी,